Hello students, welcome to you all in the fifth part of the first chapter in history, the French Revolution. आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद थर्ड स्टेट के जो वेल्दिएस्ट पीपल्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस के लिए, और जिसके सामने लुई 16 को कंपेल्ड होके उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अब फ्रांस का संविधान बन चुका था। लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 10। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है वो 1789 में शुरू किया और अब 91 में पूरा कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि मोनार्क की पावर को कम करना, कंट्रोल में करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले फ्रांस का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गवर्नमेंट थी, जो पावर थी, वो मोनार्की के हाथ में थी, मीन्स राजा के हाथ में थी। लेकिन फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इस पावर्स को किसी एक ही पर्सन के हाथ में कंसंट्रेटेड होने की बजाय इसे सेपरेट किया गया, असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जो कि थे द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन 3 पार्ट्स में इन्हें बांटा गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिससे कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। फिगर 7 में आप आराम से देख सकते हैं इजीली कि द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, किस तरीके से जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, वो किस तरीके से वर्क करती थी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ये थी कि बेशक पावर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, लेकिन किंग के पास एक वीटो पावर हुआ करता था, यानी कि किंग के पास एक राइट था कि वो कभी भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता था। Now the Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. जो नेशनल असेंबली थी, संविधान में ये कहा गया, जो फ्रांस का संविधान बना 1791 में, उसमें ये कहा गया कि जो पावर्स होंगी टू मेक लॉज, कानून बनाने की, वो किसके हाथ में होगी? नेशनल असेंबली के हाथ में होगी। और जो नेशनल असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड की जाएगी, यानी उसका गठन किया जाएगा। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इज टर्न चूज द असेंबली, यानी कि जो वहां के सिटीजन्स थे वो क्या करेंगे? इलेक्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और जिससे जो चुन के आगे आएंगे उससे ये असेंबली बनेगी। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, लेकिन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन अबव 25 ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। यानी वह व्यक्ति, वह पर्सन, और वो भी ओनली मेन, विमेन्स को नहीं था वोट डालने का राइट, सिर्फ पुरुषों को था, मेंस को था, और वो भी वो मेंस जो 25 ईयर्स से ऊपर हो, बड़े हो, और जो एटलीस्ट कम से कम 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेजेस, जो कि एक लेबरर का जो 1 day का जो आपका वेजेस होता है इक्वल टू 3 days जो होता है, वो एज अ स्टेट को टैक्स पे करे, उसी को वोट डालने का अधिकार मिलता था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और ऐसे लोग जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे 3 days की लेबर की वेजेस का, तो चाहे वो मैन ही क्यों ना हो, उन्हें वोट डालने का राइट नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पुअर पीपल्स और विमेन्स की कंडीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद भी, संविधान बनने के बाद भी पहले जैसे ही थी, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया था। तो जो वोट डाल सकते थे वो एक्टिव सिटीजन्स, एंड दोज हु वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. और इन तीनों जो आपके इंस्टीट्यूशंस थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स पे किया करता था वही यहां तक पहुंच पाता था।
Now the constitution began with the declaration of the rights of men and citizens. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रांस का संविधान बना उसमें कुछ राइट्स दिए गए वहां के नागरिकों के लिए और व्यक्ति के लिए, मेंस के लिए। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, और ये राइट्स क्या क्या थी? द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ was stabilized as natural and inalienable rights. इनएलिनेबल राइट्स का मतलब वो होता है ऐसे अधिकार, ऐसे राइट्स जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं और जिनमें इन सारी राइट्स को इंक्लूड किया गया था, यानी राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने ओपिनियंस को रखने का आपको अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने आप इक्वल हैं। तो ये राइट्स आपके नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स कहलाते हैं। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, जिसे किसी भी सिटीजन से, किसी भी व्यक्ति से लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सारे अधिकार उसे जन्म से मिलते हैं। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और फ्रांस के संविधान में लिखा गया कि ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स की, हर नागरिक के नेचुरल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें। और जो जो इनमें राइट्स दिए गए थे पेज नंबर 11 में सोर्स सी जो कॉलम आपका बना है इसमें आप पढ़ेंगे।